तमाम अपोजिशन जमातों ने सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी है। शुरका पर पुलिस की जानिब से शेलिंग और लाठीचार्ज करने से हालात कशीदा हो गए। अफगानिस्तान की सूरत हाल गैर मुस्तहकम से मजीद गैर मुस्तहकम की तरफ जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान मिर्जा और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, प्रोफेसर साहब ने क्लास में दाखिल होते ही अपने तालिब इल्मों पर नजर डाली और कहा कि आज मैं तुम्हें जिंदगी का निहायत अहम सबक सिखाने जा रहा हूं। वो अपने साथ कांच का एक बड़ा जार लेकर आए थे। प्रोफेसर साहब ने इसको एक टेबल पर रखा और जार अपने बैग से निकालकर उसमें टेबल टेनिस की गेंद उसमें भरना शुरू कर दी। अब जनाब, इस जार में वो एक एक करके टेबल टेनिस की बॉलें डालते रहे, तब तक डालते रहे जब तक उसमें एक गेंद की भी जगह बाकी ना रहे। प्रोफेसर साहब ने तालिब इल्मों को से पूछा कि जनाब जार भर गया या नहीं भरा, क्योंकि ऊपर तक भर चुका था। इस पर तालिब इल्मों ने एक साथ जवाब दिया, जी जनाब बिल्कुल ये भर चुका है, अब इसमें गुंजाइश नहीं। फिर प्रोफेसर साहब ने बैग से छोटे छोटे कंकर निकाले और इस जार में भरना शुरू कर दिए। वो धीरे धीरे जार को हिलाते भी जा रहे थे। काफी सारे जब ये जो कंकर हैं वो जार के अंदर आ गए और कुछ जगह भर चुकी थी, उसके बाद प्रोफेसर साहब ने सवाल किया कि जनाब अब बताइए जार भर चुका है या नहीं भर चुका है, जिस पर तालिब इल्मों ने एक बार फिर से हाँ में सर झुका दिया। अब प्रोफेसर साहब ने बैग से एक थैली निकाली और उसमें से रेत निकालकर आहिस्ता आहिस्ता उस जार में भरने लगे। जार में उन्होंने भरना शुरू कर दी। वो रेत भी जहां तक मुमकिन हो सकी जार में बैठ गई। ये देखकर तलबा अपनी नादानी पर काफी ज्यादा हंसने लगे। प्रोफेसर साहब ने एक बार फिर सवाल किया, क्या अब यह जार पूरी तरीके से भर चुका है या नहीं, जिस पर सब ने जवाब दिया, जी जनाब अब तो मुकम्मल तौर पर भर चुका है, इसमें और किसी चीज की गुंजाइश नहीं। अच्छा, इसी दौरान प्रोफेसर ने बैग के अंदर से जूस के डब्बे निकालकर जूस को इस जार में डालना शुरू किया। जूस भी रेत के बीच में थोड़ी सी जगह अपनी जगह बनाते बनाते भर गया। अब प्रोफेसर साहब ने समझाना शुरू किया और तालिब इल्मों से मुखातिब होकर कहा, जनाब इस जार को तुम लोग अच्छी तरह देखो और अपनी जिंदगी से तशबीह दो, समझो इसको, और ये समझो कि टेबल टेनिस की जो गेंदें हैं ये तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे अहम है। मसलन तर्ज जिंदगी, रोजगार, तालीम व तरबियत, खानदान, बीवी बच्चे, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ वगैरह। जबकि छोटे जो कंकर इसमें बाद में डाले गए थे ये तुम्हारी आम जरूरियात और ख्वाहिशात हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, मोबाइल, कंप्यूटर और दीगर इसराफ जो आम जिंदगी में यूज करते हैं। ये सब चीजें छोटी छोटी बेकार और फजूल बातें, झगड़े, आवारागर्दी, इसके अलावा दीगर चीजें जैसे टाइम पास करना, वक्त का ज़िया करना, ये तमाम चीजें दूसरी चीजें। अगर तुमने जार में सबसे पहले रेत भर दी होती तो टेबल टेनिस की गेंदों की जगह और कंकर की जगह इसमें रहती नहीं, या सिर्फ कंकर भर दिए होते तो गेंद की जगह नहीं रहती। हां, रेत जरूर आ सकती थी। ठीक यही तरीकेकार जिंदगी पर भी लागू होता है। ये जार एक जिंदगी है। अगर तुम फजूल और लाहासिल चीजों के पीछे पड़े रहोगे और अपनी जिंदगी इसी चक्कर में खत्म कर दोगे तो तुम्हारे पास अहम बातों के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। एक कामयाब और पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए यह इंतहाई अहम सबक है। अब ये जनाब तुम खुद तय कर लो कि तुम्हें अपने जार को किस तरह से भरना है। तालिब इल्म बड़े गौर से प्रोफेसर साहब की बातें सुन रहे थे। अचानक एक तालिब इल्म ने पूछा कि सर आपने सब चीजें बता दी लेकिन यह नहीं बताया कि जूस के डब्बे क्या हैं, ये तो आपने बताना ही भूल गए। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और बोले, मैं सोच ही रहा था कि अभी तक किसी ने यह सवाल आखिर क्यों कर नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में हम कितने ही मसरूफ क्यों ना हो और किस कदर ही कामयाबी क्यों ना समट रहे हों, लेकिन हमें अपने घर वालों, दोस्तों के साथ ताल्लुकात की मिठास की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। अच्छा, प्रोफेसर ने जब बात को खत्म किया तो कहा कि कल आपको एक और सबक दिया जाएगा। अगले दिन क्लासरूम के तलबा के दरमियान गपशप जारी थी। इतने में प्रोफेसर साहब क्लासरूम में दाखिल हुए। क्लासरूम में गूंजती आवाजें आहिस्ता आहिस्ता गहरी खामोशी में बदलने लगी। सबने देखा प्रोफेसर के पीछे गुब्बारे वाला ढेर सारे सुर्ख रंग के गुब्बारे लेकर क्लासरूम में दाखिल हो गया। प्रोफेसर के इशारे पर गुब्बारे वाले ने एक एक करके सारे गुब्बारे तलबा में तकसीम करने शुरू कर दिए। फिर प्रोफेसर ने कहा कि आप में से हर एक मार्कर का इस्तेमाल करे और इन गुब्बारों पर अपना नाम लिखना शुरू कर दे। सबने प्रोफेसर की कहने पर अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद तमाम गुब्बारे जमा करके दूसरे कमरे में डाल दिए गए। अब प्रोफेसर ने तमाम तालिबों से कहा कि आप सब गुब्बारे वाले कमरे में जाएं और अपने अपने नाम वाला गुब्बारा तलाश करें। ध्यान रहे जनाब, कोई गुब्बारा फटने ना पाए और आप सबके पास सिर्फ और सिर्फ इन तमाम चीजों के लिए 5 मिनट है।
अब हर कोई बदहवासी की आलम में, जल्दबाजी के चक्कर में एक दूसरे के साथ टकराते हुए, दूसरों को धकेलते हुए अपने नाम का गुब्बारा तलाश करने में शुरू हो गया। एक अफरा तफरी का समा सा बन गया। सारे गुब्बारे एक एक करके, एक ही रंग के थे जनाब। 5 मिनट के अंदर कोई भी अपना नाम वाला गुब्बारा तलाश नहीं कर सका, क्योंकि काफी मुश्किल काम था। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा, अब आपके पास 5 मिनट हैं, आप लोग कोई भी गुब्बारा पकड़ लें और इसके नाम वाले शख्स को दे दें। 2-3 मिनट ही गुजरे होंगे कि तमाम अफराद के पास अपने अपने नाम वाले गुब्बारे आसानी से आ गए थे। जिसके बाद प्रोफेसर क्लास से मुखातिब होकर बोले कि जनाब, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी भी है। हर कोई बदहवासी के आलम में अपने इर्द गिर्द खुशियां तलाश कर रहा है, ये ना जानते हुए कि वो कहां है। याद रखो, हमारी खुशी दूसरों की खुशी के साथ कनेक्टेड है जनाब। दूसरों को उनकी खुशी दे देंगे तो आपको आपकी खुशी जरूर मिल जाएगी। नाजरीन, अब प्रोफेसर साहब के दिए गए सबक से जो हमें सबक सीखने को मिलता है वो ये है कि हमें बेमकसद चीजों के पीछे अपना टाइम खराब हरगिज नहीं करना चाहिए और दूसरों के साथ मीठे लहजे में बात करनी चाहिए। दूसरों को खुशियां देना ही जिंदगी का अव्वलीन मकसद बना लेना चाहिए, क्योंकि यह बात अटल है कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाला और खुशियां बांटने वाला कभी गमज़दा नहीं रहता। लेकिन सियासत में तो हर चीज उल्टी ही होती है जनाब। यहां मीठे लहजों के बजाय तल्ख और तीखे लहजे राज करते हैं। यहां आवाम की खुशियों से ज्यादा हमारे रहबर जाती खुशियों की तलाश में अपने हरीफों को कुचलने के लिए आगे निकलना चाहते हैं। कोई एक ऐसा मामला नहीं, कोई एक ऐसा इशू नहीं जिस पर हमारे रहबरों का इत्तेफाक हो जाए। पिछले कई महीनों से सिंध और विफाक में एक सर्द जंग सी देखने को मिल रही है। पीपल्स पार्टी कहती है जनाब वो 27 फरवरी को ठीक 1 महीने बाद हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के लिए शहर इक़्तिदार का मोर्चा संभालने वाली है। और दूसरी जानिब असद उमर कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद आएगी तो फिर हम सिंध जाकर एहतजाज करेंगे। और इस वक्त तमाम सियासी जमातें पीपल्स पार्टी से इस वजह से ही नाराज हैं क्योंकि उनके बकौल सिंध हुकूमत ने अपनी मनमानी करते हुए बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर करा लिया है। दीगर जमातों का ख्याल है कि सिंध हुकूमत के इस अमल से बल्दियाती इदारों के इख्तियार ना होने के बराबर हो जाएंगे और सिंध हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इसमें अपना फायदा देख रही है। अब इस मामले पर तमाम अपोजिशन जमातों ने सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी है। जमात इस्लामी के एहतजाज में मुस्तफा कमाल भी शरीक हुए। हालांकि पीपल्स पार्टी ने दीगर जमातों को मिल बैठकर मुशावरत करने की ऑफर की, लेकिन अभी तक यह मसला जनाब जूं का तू पड़ा है। अब अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज से पहले सिंध हुकूमत के खिलाफ एमकेएम पाकिस्तान ने मुनज़्ज़म अंदाज में एहतजाज शुरू कर दिया, लेकिन मामला कशीदगी की तरफ बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो मनाजिर हमारी नजरों के सामने रिपीट हो गए जो कुछ साल पहले हमें कराची की सड़कों पर आए रोज नजर आया करते थे। एमकेएम पाकिस्तान ने बल्दियाती निजाम में तरमीम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा। एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ निकाली गई रैली पर वजीर आला हाउस के सामने पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और रुकने सूबाई असेंबली समेत मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एमकेएम पाकिस्तान के बकौल सिंध हुकूमत की जानिब से धरने में शदीद शेलिंग और लाठी चार्ज किया गया, जिसके नतीजे में खवातीन कारकुनान, अराकीन कौमी और सूबाई असेंबली शदीद जख्मी हुए, जबकि एक ओहदेदार तो बेचारा जिंदगी की बाजी हार गया। अब एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि सिंध हुकूमत के काले कानून के खिलाफ बच्चे और खवातीन भी इस एहतजाज में शरीक हुए, जिस पर सिंध पुलिस की जानिब से बहीमाना तशद्दुद किया गया। एमकेएम पाकिस्तान ने इसका जिम्मेदार बराह रास्त वजीर आला सिंध को ठहरा दिया। अच्छा, इस वाक़े के बाद एमकेएम पाकिस्तान ने अहम इजलास भी बुलाया, जिसमें एमकेएम पाकिस्तान के अलावा दीगर अहम सियासी शख्सियात भी शरीक थीं और फारूक सत्तार भी इस इजलास का हिस्सा थे। एमकेएम पाकिस्तान ने इस अफसोसनाक वाक़े पर आज यौम सिया मनाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल जब यौम सिया का ऐलान किया था तो वो काफी गुस्से और जज्बाती अंदाज में नजर आए थे। उन्होंने वजीर आजम से क्या मुतालबा किया और वजीर आला सिंध को किस किस्म की वार्निंग दी, आप खुद देखिए। सुना आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी को। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम पाकिस्तान एक दूसरे के साथ उलझी हो। पीपल्स पार्टी इस जमात से लिसानियत का इल्जाम लगाती है और एमकेएम सिंध की खराब हालत का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहराती है। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी वजीर आला सिंध को बाकायदा धमकी लगाते हुए कह रहे हैं कि वो इस शर्मनाक अमल पर फौरी तौर पर मुस्ताफी हों, वरना वो बंद गली में दाखिल हो जाएंगे जहां से उनका निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप जानते हैं कि हम लड़ना जानते हैं। सदाकत हुसैन के साथ जो हुआ उसका हिसाब लिया जाएगा। नाज़रीन,
खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जहां सिंध हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया, वहीं उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर कराची आए। वजीर आजम को अब यह फैसला करना है कि वो मुल्क तोड़ने वालों के साथ हैं या फिर मुल्क बचाने वालों के साथ हैं। अब जहां बल्दियाती कानून पीपी हुकूमत के लिए एक चैलेंज सा बन गया है, तो वहीं पर वफाकी हुकूमत भी एक इम्तिहान में घिरती हुई नजर आ रही है। अब जाहिर सी बात है, एमकेएम पाकिस्तान हुकूमती इत्तेहादी जमात है और वो हुकूमती जमात से ये उम्मीद तो बांधे रखेगी कि वो इसके साथ खड़ी हो। यही वजह है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजीर आजम से कराची आने का मुतालबा किया और वजीर आजम ने अपनी इत्तेहादी जमात के जख्मों पर मरहम रखने के लिए इस वाक़े का नोटिस भी ले लिया और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, सिंध और विफाक तो पहले भी आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन अब दोनों के दरमियान मजीद खराब हो सकते हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो चुके हैं, क्योंकि हलीम आदिल शेख सिंध हुकूमत के तर्ज सियासत पर सवाल उठाने के साथ साथ इल्जामात की बौछार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, आइए सुनते हैं। जनाब, सुना आपने हलीम आदिल शेख को। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि सिंध के वसाइल पर मजीद कब्जा जमाने के लिए सिंध हुकूमत ने अपनी मर्जी से बल्दियाती कानून में तरमीम की। तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत पर यह बड़ा इल्जाम लगाती है कि पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी के निजाम के जरिए करप्शन का पहले से भी ज्यादा बाजार गर्म करना चाहती है और हलीम आदिल शेख इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत के एक मिनिस्टर से सोने की ईंट बरामद हुई है। नाज़रीन, हुकूमत समझती है कि एक काला कानून है जिसकी वजह से सिंध हुकूमत इदारों को रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल करेगी और माल बनाती रहेगी और इसीलिए हुक्मरान जमात समेत तमाम जमातें इस बिल की मुखालिफत, जबकि खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि बिलावल इसे काला कानून कहने वालों को कहा करते थे कि उनके अपने मुंह काले होंगे, लेकिन आज सिंध हुकूमत की तर्ज हुकूमत पर कालक मलती हुई दिखाई दे रही है। जनाब, सुना आपने खुर्रम शेर जमान को। वो कह रहे हैं कि अगर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सिंध के हालात तब्दील करने के लिए पीपल्स पार्टी वाले 2023 के इलेक्शन के बाद तब्दीली लाएंगे, तो उस वक्त तक ये लोग सिंध को मुंज दड़ों में तब्दील कर चुके होंगे। हुकूमती जमात सिंध हुकूमत को ललकारते हुए कह रही है कि रोक सकते हो तो हमें रोक लो, हम एमकेएम पाकिस्तान के साथ मिलकर सड़कों पर निकल आएंगे। नाजरीन, जो कराची के हालात बन रहे हैं उसको देखते हुए सिंध हुकूमत के मुखालफीन ये कह रहे हैं कि यहां 6 महीनों के लिए गवर्नर राज लगना चाहिए। अच्छा, कराची में जो बदअमनी का वाकया पेश आया उसकी सफाई में सिंध हुकूमत यह मौक़िफ़ दे रही है कि एमकेएम पाकिस्तान ने शाहराह फैसल से प्रेस क्लब तक रैली का ऐलान किया था, लेकिन अचानक उन्होंने रूट तब्दील किया और मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस की तरफ बढ़ने लगे। सईद गनी ये वजाहत दे रहे हैं कि हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज की हिमायत की और हरीफ जमातों को एहतजाज की इजाजत दी, जबकि एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा वहां पहुंचे तो हुकाम ने उनके साथ मुज़ाकरात भी किए और उन्हें प्रेस क्लब में एहतजाज करने की इजाजत भी दी, लेकिन कहा कि उन्होंने वहां पर एहतजाज करने से इनकार कर दिया। अपोजिशन जमातों का यह मौक़िफ़ है कि अगर सिंध हुकूमत हमारी बात सुन लेती तो हमें सड़कों पर आने की हरगिज़ ज़रूरत पेश नहीं आती। सईद गनी ने भी बताया कि जनाब, पीएसएल की टीमें नेशनल स्टेडियम नहीं जा सकती, एमकेएम का एहतजाज पीएसएल की वजह से रोका गया है। नाज़रीन, असद उमर भी इस वाक़े पर कह रहे हैं कि जमहूरियत के लिबादे में पीपल्स पार्टी का आमराना तर्ज हुकूमत निहायत काबिल मुज़म्मत है। दस्तूर पाकिस्तान शहरियों को पुरअमन एहतजाज का हक देता है। इस्तेमाल के जरिए हक इख्तलाफ को दबाने की पीपल्स पार्टी की रविश शर्मनाक है और हाफिज नईमुर रहमान भी असद उमर के मोहर पर, इनका जो मौक़िफ़ है उस पर मोहर लगाते हुए नजर आते हैं और कह रहे हैं कि जब पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को एहतजाज का ऐलान करेगी तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा एहतजाज करे तो वो कैसे गलत है। जनाब, सुना आपने, साहिब इख्तियार हो आग लगा दो, पहली दफा तो आग लगा दी, मजीद आग लगेगी। ये जुमले हाफिज नईमुर रहमान ने बड़े कड़वे अंदाज में अदा किए हैं, लेकिन साथ ये पैगाम भी दिया है कि वो अपने मुतालबे से पीछे हरगिज़ नहीं हटेंगे, क्योंकि उनका मुतालबा आईनी है और वो अपने इस आईनी मुतालबे को लिए सड़कों पर बैठेंगे। जमात इस्लामी ये समझती है कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त सिंध में सियासी साख्त कम हो रही है और पंजाब में तो पीपल्स पार्टी की कोई साख्त बाकी ही नहीं रही है। अगर पीपल्स पार्टी की कोई साख्त होती तो वो कभी भी एहतजाज की तरफ नहीं जाती। यानी जमात इस्लामी के बकौल पीपल्स पार्टी अपनी आखिरी सियासी हिचकियां ले रही है, इसीलिए वो जबरदस्ती से काम ले को बचाना चाहती है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर भी सिंध हुकूमत को वडेरा करार देके उनका माइंडसेट ऐसा है ये कह रहे हैं। क्या कहना है उनका, ये देखिए ना जनाब। दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपने जाना, दोनों तरफ का मौक़िफ़ जो ये कह रहे हैं हमने आपके सामने रखा, लेकिन जो हुआ
कल जो कराची की सड़कों पर हुआ, जिस तरह से पुलिस ने डंडे बरसाए, वो नहीं होना चाहिए था। हुकूमत को तो बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए था। हुकूमत का नाम ही बर्दाश्त कहा जाता है और यह कहा जाता है कि अपोजिशन तो एहतजाज करती है, लेकिन जमहूरियत इसी का नाम है कि अगर कोई एहतजाज करे तो आप एहतजाज को खुले दिल से तस्लीम करें। इमरान इस्माइल का क्या कहना है, पहले उनकी गुफ्तगू सुनिए। इमरान इस्माइल इन कशीदा हालात में बहुत ही पते की बात कर रहे हैं और वो वजीर आला सिंध से अपील कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलें। ताकत का इस्तेमाल रियासत की जानिब से कभी भी नहीं किया जाता है, इसलिए मुराद अली शाह साहब मामले को ठंडा रखें और अवाम की भी अपील यही है यार, ठंडा रखें, मामले को ठंडा रखें। अगर लोग निकलेंगे बाहर तो वो एहतजाज करेंगे, लेकिन पुलिस का काम अवाम की हिफाजत करना होता है, उस पर डंडे बरसाना नहीं होता। वहां पर खवातीन मौजूद थी, वहां पर बच्चे मौजूद थे। अगर वो प्रेस क्लब से आगे बढ़ गए तो बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने खुद एहतजाज की कॉल दे रखी है और 27 फरवरी को वो एहतजाज के लिए निकलेंगे। अगर उनके साथ इस तरह का सलूक हुआ तो अंदाजा होगा कि जिस तरह का सलूक उन्होंने अपोजिशन के साथ किया वो हरगिज बर्दाश्त के काबिल नहीं था, क्योंकि अवाम अब समझ चुके हैं कि जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। वेलकम बैक नाजरीन। एमकेएम पाकिस्तान के धरने के शुरका पर पुलिस की जानिब से शेलिंग और लाठीचार्ज करने से हालात कशीदा हो गए थे। आज सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक को फोन करके गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। वजीर आला सिंध का एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा से कहना था कि सियासी इख्तलाफात को जनाब बातचीत और सियासी तरीके से हल किया जाना चाहिए। इस मौके पर वजीर आला सिंध ने अमीनुल हक को नए बल्दियाती कानून पर बातचीत की पेशकश भी की, जिस पर अमीनुल हक ने कहा कि पार्टी से मुशावरत करके जवाब देंगे। जबकि दूसरी जानिब वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने दावा किया है कि एमकेएम कारकुन की हलाकत पुलिस तशद्दुद से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई और कारकुन असलम खान के पोस्टमार्टम की इजाजत दी जाए। और साथ साथ सईद गनी ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज की वजह यह बताई कि जनाब पीएसएल की जो टीमें हैं वो रेड जोन में होटल्स में ठहरी हुई हैं, जिन्होंने होटल से निकलकर वहां से जाना था। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन एमकेएम के कारकुनान ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, जिस पर पुलिस ने जवाब दिया। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रऊफ सिद्दीकी साहब, एक रुकने सिंध असेंबली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से रह चुके हैं, 2013 से लेकर 2018 तक रुकने सिंध असेंबली रहे। सर जी, ये जो कल वाकया हुआ है, आपको क्या लगता है इसमें कसूरवार कौन है? क्योंकि सिंध हुकूमत कहती है कि आपने जो एहतजाज करना था वो प्रेस क्लब तक करना था, आप प्रेस क्लब से आगे बढ़े और ऐसी जगह बढ़े जहां पर मामला इंटरनेशनल सूरत हाल इख्तियार करता है, क्योंकि बैन अवी खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तावीलात जो हुकूमत दे रही है ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। अच्छा, यानी ये तो सूरत हाल ये है कि अगर प्रेस क्लब से आगे फर्ज चीजें बढ़ भी गए तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि इस बुरी तरीके से शेलिंग की जाए कि लोगों की जानों के दर पे हो गए, पार्टी के रहनुमा जख्मी है, हॉस्पिटल में है। ये और हुकूमत जो अपने आप को जमहूरियत कहती है, क्या इन्होंने अपोजिशन के ऊपर एहतजाज नहीं किया था जिसके ऊपर वावेला भी मचता था कि हुकूमत ने इनके साथ ज्यादती की? हालत में हुकूमत और वजीर आला सिंध बराह रास्त इसके जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी इजाजत के बगैर किसी सूरत में भी फोर्स एक्टिव हो ही नहीं सकती, अज़े खुद कार्रवाई कर ही नहीं सकती जब तक चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर ना हो। और एमकेएम जब वहां एहतजाज कर रही है तो ये नौबत एहतजाज की सत्ता का क्यों आई? सही क्यों नहीं बातचीत? हर दफा लॉलीपॉप देने की कोशिश की जाए कि बातचीत कर ले। कई बरस गुजर गए इसी मामला को और इसी की वजह से तबाही। अब जो बात यह है कि इनके इस आर्गुमेंट को माना जाए या उस शहीद की लाश को, उसके घर वालों को और जो पूरा का पूरा शहर गमजदा है उसका इलाज क्या होगा? और फिर धोने पे सुहाग गई है कि फिर ये बयान दिए जाते हैं कि हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो गया और वो शहीद हो गए। क्या बेवकूफाना बातें हैं? ये कोई तरीका है बात करने का कि आप जख्मों पे मरहम रखने के बजाय आप इस किस्म के स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं? हनीफ सूरती की
आग जाया हो गई, वो किस वजह से जाया हुई? क्या दुनिया ने देखा नहीं? आपके तमाम कैमरे दिखा नहीं रहे थे कि किस बेदर्दी के साथ शेलिंग की गई है वहां पर एहतजाज करने वालों जो पे? हुआ ऐसा वो किया तो जाता है किसी क्या? तौर पर काबिले कबूल नहीं है, वो बिल्कुल गलत था, काबिले मुजम्मत था, इस पे कोई दो राय नहीं है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन सर रऊफ साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि कराची प्रेस क्लब तक की आपने बात की थी, तो आगे क्यों गए? क्या वजूहात थी आगे जाने की? देखिए, हमेशा ऐसा होता है कि पहले तो मैं हुकूमत के इस वर्जन के साथ अपनी भी बात बता देता हूं कि मैं भी इस सूबे का वजीर दाखिला रहा हूं। मेरे वक्त में भी एहतजाज हुआ करता था, लेकिन ऐसा थोड़ी होता था कि अगर चंद कदम आगे बढ़ा दिया या नारेबाजी हो गई या मतलब चीफ मिनिस्टर हाउस के आगे मुजाहरा कर दिया तो उनके ऊपर मुकदमात कायम कर दिए जाए। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अब ये कोई मार्शल लॉ थोड़ी लगा हुआ है यहाँ पर, या कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हुई हुई है कि आप शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दें। और फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, पुलिस फोर्स किसी भी सूरत में या कोई फोर्स अज़े खुद कार्रवाई नहीं करती है जब तक कि चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से अप्रूवल ना मिले। अप्रूवल मिलने के बाद यानी शेलिंग ओवर रिएक्ट की गई है, वहां पर बेतहाशा की गई कि सांस लेना सबके लिए मुश्किल हो गया। ये जमहूरी हुकूमत कहलाएगी? ये तो माशाल्लाह के दौर में भी कभी इस तरीके से नहीं हुआ यार। अच्छा सर, वो ये सिंध हुकूमत ये भी कहती है कि जनाब जमात इस्लामी भी तो एहतजाज कर रही है और इतने दिन से वो एहतजाजी धरने में बैठे हैं, लेकिन उनके साथ ये मामला पेश नहीं आया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, इसलिए कानून को हरकत में आना पड़ा। ये जो तावील दी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि एहतजाज मुख्तलिफ जमातें कर रही हैं, लेकिन हुक्मरानों को यह मालूम है कि किसका एहतजाज अवामी नौयत का है और किस एहतजाज पे पूरे के पूरे करोड़ों लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा एहतजाज तो हमेशा वैलिड होता है। सबको पता है कि ये एहतजाज अगर ज्यादा बढ़ गया तो फिर क्या मुसीबत आएगी। बाकी तो टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप धरना देते रहे, सड़क पे बैठ के 3 महीने तक देते रहे, क्या होगा उससे? क्या मतलब पीटीआई ने 100 दिन तक वहां धरना नहीं दिया था इस्लामाबाद में, तो क्या हो गया था उससे? कोई फर्क पड़ा था क्या? तो बात यह है कि एमकेएम का धरना मीन करता है और मतलब है कि ये हुकूमत कह के जी बातचीत कर ले, बातचीत कर ले। और भाई 3 साढ़े 3 बरस हो गए बातचीत करते। पॉइंट इज कि जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन जो कल हुआ उससे भी मामला जो बेहतरी की तरफ जाते या जिस मकसद के लिए आप लोग निकले थे वो हासिल नहीं हो सका। अदालत की तरफ भी आपने रुख किया था, अदालत से उम्मीद है आपको? देखिए, अदालतों में हमारी बेशुमार पिटीशन मौजूद है, लेकिन वो नॉट बिफोर हो जाती है या उनकी तारीख नहीं मिलती। और जब तारीख मिलती है तो लंबी लंबी तारीख मिलती है। ये तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो सुमोटो ले के आखिर इतने बड़े बड़े अवामी मसाइल पे एमकेएम की जितनी भी दरखास्तें हैं, किसी ने जाती इनफरादी मफाद के लिए थोड़ी दरखास्तें दी हुई हैं, अवामी मफादात के लिए, अवामी मामलात के ऊपर, लाखों गैर कानूनी अपॉइंटमेंट के ऊपर बेशुमार चीजों पे दरखास्तें लगी हुई है। आपका मीडिया दिखाता रहा है और ये 1-2 दिन की बात नहीं, कई बरस हो गए। हमारी एप्लीकेशन जो पिटीशन दायर है, क्यों नहीं चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर समुद्र लेते कि यार भाई सुनो तो सही, आप बहुत जो चाहे फैसला करें, लेकिन सुने तो सही कि अवाम और खल्क़ खुदा क्या रही है। तो सर अब आपके मामलात कहां पर हैं? आपका पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता हुआ? पीपल्स पार्टी का आपसे कोई राब्ता हुआ गुज़श्ता रोज के वाक़े के बाद से? मिल बैठकर आवाम की फलाह और बहबूद के लिए, उसकी बेहतरी के लिए कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की गई? मैं आपको सिर्फ एक बात अपनी तरफ से जाती हैसियत में बता दूं कि ये जिस किस्म के भी राब्ते होते हैं ना, इसके कोई माने मतालिब नहीं होते। ये सिर्फ आवाम को पुरसुकून करने के लिए, लोगों को एक डिश करने के लिए दिए जाते हैं कि राब्ता कर लिया। भाई आपके राब्ता कर लेने से होता क्या है? आप हुकूमत है, आप अमल करें। एक कॉल के ऊपर आप दूसरी कॉल के जवाब पे आप इंस्ट्रक्शन जारी करें, ये राब्ता हो गया, फुला ने राब्ता कर लिया तो फुला ने राब्ता कर लिया, और नौजुबिल्ला कोई कुरान और हदीस है कि राब्ता हो गया है। बात यह है कि लोगों की जीना हराम कर दिया है। लोग परेशान है वहां पर, हर कदम पे हर रोज एक नई मुश्किलात, हर रोज नई एक परेशानी। ये तो वफाकी हुकूमत को भी सोचना चाहिए, साहिब इख्तिदार और साहिब इख्तियार दोनों को सोचना चाहिए। आपका एहतजाज कब तक
आपके एहतजाज का जो मकसद है, जमात इस्लामी के एहतजाज का भी वही मकसद है। जमात इस्लामी धरना दे रही है, आपने एहतजाज किया। सर, आपको नहीं लगता कि आप लोगों का मकसद अगर एक है, बल्दियाती कानून के खिलाफ आप लोग निकले हैं, तो आप लोगों को मिलकर निकलना चाहिए ताकि इससे आपका प्रेशर भी बढ़ेगा और शायद कुछ हल निकल आए इसका? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मसाइल तो पीस पार्टी भी कह रही है, उसके भी मसाइल से ऐसे ही है जो वो कह रही है। इसी तरीके से तमाम सियासी जमातें, पीटीआई भी कह रही है कि ये मसाइल, जमात इस्लामी भी कह रही है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में बैठे हुए हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। वजीर आजम कराची से मुंतखब होकर गए, अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कराची से मुंतखब होकर गए। ठीक है, क्या उनका वो टेलीविजन नहीं देखते कि क्या हो रहा है वहां पर 4-5 बरस से? कोई हद होती है, इसको सीरियस लेना चाहिए कि चंद कदम अगर आगे बढ़ जाएंगे तो आप फायर खोल देंगे, बुलेट नहीं मारे, आप शेल मार दिए लोगों के ऊपर। ठीक जनाब, बहुत शुक्रिया। रऊफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। हुआ वो नहीं होना चाहिए था, किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं था जिस तरह से तशद्दुद किया गया। दोनों जानिब की मैं बात कर रहा हूं, दोनों जानिब को बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए था, बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए था। और जमहूरियत बेहतरीन तो वही होती है जहां पर एहतजाज और हुकूमत तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करे। लेकिन बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी भी निकली हुई है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी निकली है, पीपल्स पार्टी ने भी ये तजवीज़ रखी है कि हम इस कानून में रद्दबदल करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। लेकिन बातचीत हर मसले का हल होती है, लेकिन जो कल हुआ वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का नाम इससे बदनाम होता है। जनाब, अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल है? अफगानिस्तान में इस वक्त इंसानी जो बहरान है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। तालिबान की हुकूमत आए हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसने उनकी हुकूमत को शायद अभी तक तस्लीम किया हो, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहां पर बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए आलमी बरादरी से बड़ी अपील कर दी है। सिक्योरिटी काउंसिल से पाकिस्तानी मंदूब ने खिताब करते हुए अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली रोशनी डाली और मुतालबा किया कि अफगानिस्तान को बैरूनी इमदाद की इस वक्त अशद जरूरत है। उनका मजीद कहना था कि गैर यकीनी सूरत हाल के बायस लाखों अफगान भूख से जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल का भी यही कहना था कि अफगानिस्तान में रोजमर्रा की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। दूसरी जानिब काबुल में सैकड़ों खवातीन ने अमरीका के खिलाफ रैली निकाली और मुतालबा किया जनाब कि अफगानिस्तान के मुंजमद असास से फौरी तौर पर बहाल किए जाए। नाजरीन, एक तशवीशनाक बात और एक खबर यह है कि मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा है कि अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा है कि तालिबान हुकूमत से मुकम्मल पुरुमीद नहीं है। ताहाल अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के मुनज़्ज़म नेटवर्क अभी भी काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। कल अदम टीटीपी ने एक तरफा तौर पर सीज फायर मुआहिदा खत्म किया, लेकिन जो मुल्क पर जंग मुस्तलद करेगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा और आहनी हाथों से निपटा जाना चाहिए। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अवधि है, साबिक सफीर हैं और माहिर अफगान अमूर हैं अयाज वजीर साहब। अयाज साहब, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर काफी ज्यादा इजलास हुए। हर कोई तशवीश की बात कर रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि वहां पर जो सूरत हाल है संगीन से संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। वहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इस मसले का हल कैसे निकलेगा? देखिए, अफगानिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जब उस पे मुकम्मल अमन लाने का मौका आ जाता है फिर दुनिया मुकर जाती है। अब देखे अफगानिस्तान के अंदर खा तालिबान किसी को मंजूर हो ना मंजूर हो, अच्छे लगे बुरे लगे, वो पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल किए हुए हैं। छठे महीने में दाखिल हो गए, किसी मुल्क ने अभी तक उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये आधा साल वो अपने आप वहाँ हुकूमत चला रहे, कोई मसला ऐसा बड़ा नहीं पेश आया कि उनकी हुकूमत को ख़तरा हो। हाँ, ज़रूर के अमेरिका और मगरब ने उनके ऊपर जो सैंक्शन लगाए हैं, सख्तियाँ की है, तो उसकी वजह से खुराक की किल्लत है, दवाइयों की किल्लत है, लोग बड़े तकलीफ में है, ऊपर से
मौसम भी सख्त खराब है। तो इसीलिए तो सारी दुनिया अमेरिका और मगरिब की तवज्जो इस तरफ दिला रही है। अगर याद हो, हमने यहाँ OIC कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये बात बड़ी पुरजोर तरीके से उठाई गई थी और कहा था अमेरिका और मगरिब को कि कुछ आसानियां पैदा कर लें। अब हमारे मंदूब न्यूयॉर्क में, उन्होंने भी अक़वाम मुत्तहिदा में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस किया और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि खुदारा अब इन लोगों को तो सजा न दो। अफगान आवाम ने अमेरिका का या मगरिब का क्या बिगाड़ा है कि उनके अपने कोई $9.5 बिलियन वो रोके हुए हैं, और उसके ऊपर जो दुनिया मदद करना चाहती है उसके लिए भी बैंकों के ऊपर पाबंदियां हैं कि बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं किए जा सकते। तो ये मुश्किलात है। लेकिन एक बात मैं समझता हूँ कि एक अच्छी डेवलपमेंट हुई जो नॉर्वे में तालिबान गए थे, वहाँ पे अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव भी था, दूसरे मगरबी ममालिक के लोग भी थे। तो उनका जो रिपोर्ट मैंने पढ़ा वो तो बड़ा पॉजिटिव है, अमेरिका ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया और लगता है कि जल्द ही इंसानी हमदर्दी के तहत अफगान अवाम के लिए जो सामान लाना है लेकिन अयाज साहब, जब ये अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा था, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब तालिबान हुकूमत में नहीं आए थे, लेकिन उस वक्त जब बातचीत हो रही थी तो ये बात तो सब पर वाज़ेह थी ना कि आज नहीं तो कल तालिबान हुकूमत बनाएंगे अफगानिस्तान में। वो इसी मकसद के लिए जाना चाहते थे। फिर अब अमेरिका और बैनुल अक़वामी ममालिक का ये रवैया कि तालिबान को आए हुए 6 महीने हो चुके हैं, वहां पर सूरत हाल काफी ज्यादा संगीन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबको ये पता था, सब फोर्स कर रहे थे कि आने वाले दिनों में ये सब कुछ हो सकता है और इसी वजह से मुज़ाकरात भी हो रहे थे। देखिए, ये बात तो खैर अगर पिछले उस वाकयात में जाए तो बहुत वक्त लगेगा। बहरहाल अभी जो मसला पेश है, अमेरिका का कंसर्न ये है कि अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ तालिबान या उनके फॉलोअर्स नहीं है, वहाँ पे पिछली हुकूमत वाले लोग भी हैं। तो गोया 2 धड़े अफगानिस्तान के अंदर अब इकट्ठे रह रहे हैं, तो उनको इकट्ठे डाल के एक हुकूमत जिसको वो ऑल इंक्लूसिव कहते हैं, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसमें कारज़ाई या अशरफ गनी या अब्दुल्ला वो शामिल करे, लेकिन उसका मतलब ये ज़रूर है कि उस दौर के जो लोग उनके साथ काम करते थे, आर्मी में थे, पुलिस में थे, सिविल सर्विस में थे, उनको हुकूमत में शामिल करे, हुकूमत चलाए। मेन ड्राइविंग सीट पे तालिबान हो, लेकिन दूसरों को भी साथ चलाएं। और ह्यूमन राइट की भी थोड़ी सी शिकायत है कि वो तालिबान वायलेशन शायद कभी कभी कर लेते हैं। और फिर ख़वातीन की नुमाइंदगी, तो ये इतनी बड़ी सख्त चीज़ें भी नहीं है जिनको तालिबान पूरा न कर सके। ख़वातीन के लिए, लड़कियों की तालीम के लिए तो उन्होंने कह दिया कि मार्च से हम शुरू करवा रहे हैं। तो इसी तरह अगर 1-2 कदम और उठा ले तो मगरिब की ये जो ज़बान दराजी, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वो बंद हो जाएगी और फिर कोई बहाना नहीं होगा कि तालिबान को अफगान आवाम को मजीद तंग करे। तो न सिर्फ इंसानी हमदर्दी के बिना पर उनको मदद देनी चाहिए, बल्कि जो बाकी आपने बात की कि वहाँ पे मिलिटेंसी बढ़ रही है या GDP बढ़ रहा है या ATIM वगैरह बढ़ रहे हैं, तो उनको भी काबू करने के लिए तालिबान को अब रिकॉग्नाइज करना शुरू करना चाहिए। वो हुकूमत है अफगानिस्तान की, जो इंटरनेशनल लॉ में जो हुकूमत की डिफिनीशन है उस पे भी पूरे उतरते हैं। बाकी 6 महीने में भी उन्होंने साबित कर लिया। तो अब अगर दूसरे ममालिक, दूसरी हुकूमतें उनको हाथ न दें तो तालिबान फिर कमजोर हो जाएंगे या अफगान हुकूमत कमजोर हो जाएगी, और उसके बाद फिर अफगानिस्तान मजीद गैर मुस्तहकम होगा। हम सब यही चाहते हैं कि गैर मुस्तहकम से मुस्तहकम होने का सफर बहुत तेजी से अफगानिस्तान मुकम्मल करे। लेकिन जो आप जिक्र कर रहे हैं और सूरत हाल ऐसे ही रहती है, तो आप समझते हैं कि ये गैर मुस्तहकम मजीद होगा, फिर मुहाजिरीन का मसला, दहशतगर्दी का मसला, ये फिर सर उठाएंगे और फिर अफगानिस्तान में वही सूरत हाल होगी जो पहले हुआ करती थी। देखिए, इसमें शक नहीं है, अगर तालिबान कमज़ोर हो गए तो ये दूसरे लोग जाहिर बात है मजीद सिर उठाएंगे और जो उनके अहदाफ है उनके पीछे पड़ जाएंगे। फिर जो तालिबान कह रहे थे कि हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे,
फिर वो काबू नहीं कर सकेंगे। अफगानिस्तान इस्तेमाल होता रहेगा, पाकिस्तान के खिलाफ भी, चीन के खिलाफ भी, सेंट्रल एशिया, ईरान, सब के खिलाफ। और मोईद यूसुफ ये कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अभी भी हैं, नेटवर्क्स मौजूद हैं वहां पर। बिल्कुल मौजूद है। तो इसलिए हम सबको चाहिए, सब जो इमीडिएट नेबर है, कि तालिबान को रिकग्नाइज कर ले, उनको हुकूमत तस्लीम कर ले, ताकि उनका भी ये बहाना, अगर बहाना कर रहे हैं, ये बहाना न रहे कि हमारी रिकग्निशन नहीं है, हम दूसरे लोगों के साथ हुकूमत जैसे ताल्लुकात और मुआहदात नहीं कर सकते, तो वो कर ले, उनके साथ डील कर ले, सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट। और फिर देख ले कि टीटीपी को भी जगह नहीं मिलेगी, ईटीआईएम को नहीं मिलेगी, दूसरे तंजीमात को भी फिर इतनी आसानी से अफगानिस्तान के अंदर जगह नहीं मिलेगी। अच्छा सर, ये मोईद यूसुफ साहब ये कह रहे हैं, ये फरमा रहे हैं और इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जनाब अभी भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जो दरअंदाजी है, अंदर दाखिल होने की कोशिश होती है, दहशतगर्दों की आमद होती है, ये सब अभी भी खतरात मौजूद हैं। इसका अगर दूसरा मतलब निकाला जाए, दूसरे एस्पेक्ट से देखा जाए, तो इसका मतलब है कि भारत वहां पर मौजूद है, रॉ का नेटवर्क वहां पर मौजूद है, टीटीपी वहां पर मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप समझते हैं ऐसा है? देखिए, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान का उस तरह प्रेजेंस तो जाहिर बात है नहीं है जैसे पहले थी, लेकिन 20 साल वो वहां पे मुकम्मल तौर पे हर जगह इस्तेमाल कर सकते थे, उनको आज़ादी थी, तो उसका थोड़ा सा असर तो जाहिर बात है रहेगा। और फिर हिंदुस्तान अपने जो एसेट्स हैं, अगर उनके हैं, तो उनको क्यों छोड़ेगा, वो तो आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो आपकी भी जिम्मेवारी है, हमारी मौजूद थे भारत के, सिक्योरिटी हमारी माशाल्लाह बहुत मजबूत है, हम अपने बॉर्डर पे सिक्योरिटी टाइट कर ले, और फिर अफगानिस्तान हुकूमत जैसे मैंने पहले कहा, अगर हम रिकग्नाइज कर ले तो उनका भी फिर बहाना नहीं बनेगा। और बॉर्डर तो हमने वैसे भी बाढ़ लगा लिए, थोड़ा सा जगह रहता है, तो फिर इनके अंदर आने की सर टाइम की किल्लत है। मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा, अगर बैनुल अक़वामी बिरादरी अफगानिस्तान को तस्लीम कर लेती है और तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेती है, तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में अफगानिस्तान इस जो बहरान की कैफियत है उससे निकलने में आ सकेगा, इस पोजीशन पर हो सकेगा? जी बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि अगर दुनिया अफगानिस्तान की जो अभी हुकूमत है उसको पिछली हुकूमतों की तरह ट्रीट करे, उनके साथ मदद करे, तो वो हावी हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। जो दहशतगर्द लोग हैं उनको दूसरे ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की आसानी नहीं रहेगी, हम सबको आराम हो जाए, अमन आ जाएगा अफगानिस्तान में। और अगर खुदा न खास्ता अमन नहीं आता और वो नहीं करते वो काम जो हम तवक्को करते हैं, तो फिर सैंक्शन तो हम हर वक्त उनके ऊपर लगा सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा किस लिए है, उनके थ्रू सैंक्शन लगा देंगे, फिर किधर भागेंगे। अयाज वज़ीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त की किल्लत है, इस वजह से मुझे आपको जनाब अफगानिस्तान की सूरत हाल गैर मुस्तहकम से मजीद गैर मुस्तहकम की तरफ जा रही है और पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान ये चाहता है कि जनाब अफगानिस्तान मुस्तहकम हो। एक मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है और आइंदा भी रहेगा, इसलिए सबको चाहिए कि तालिबान की जो हुकूमत है उसको तस्लीम किया जाए, उनको इंसानी बहरान से बाहर निकलने की कोशिश में मदद की जाए। जनाब सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, सेहत रही, जिंदगी रही, आपसे फिर मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।